नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का या कहें कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है, जो परियोजना है, मैं कहूँगा उसके लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी बदल दी है? मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी में मतलब स्ट्रेटजी पूरी तरह से नहीं बदल दी है, लेकिन उसमें एक परिवर्तन आया, कुछ चीज़ें जोड़ी गई। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है वो तो जारी रहेगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उस परियोजना पर बीजेपी को चलना है, तो राज्यों में उसको कमज़ोर करना पड़ेगा। तो राज्यों में कमज़ोर करने के लिए टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी काम कर रही है इस समय। दो तरह के राज्य हैं, एक जहां कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, और दूसरे ऐसे राज्य जहां कांग्रेस तो मजबूत है लेकिन बीजेपी बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे राज्यों में क्या स्ट्रेटजी हो? तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय ऐसे राज्यों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह फार्मूले पर चल रही है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने, तोड़ने का उसकी जो परियोजना है, उसका जो प्रोजेक्ट है, वो इस तरह से काम करेगा जिस तरह से पंजाब में। और ये सब उसमें बीजेपी का योगदान एक स्टेज के बाद होगा। पहला योगदान उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कांग्रेस पार्टी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे बीजेपी को ये अवसर मिले। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर नेता को अपमानित किया और उसके बाद पद से हटाया और मजबूर किया कि पार्टी छोड़कर चले जाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बना ली। अब वो अकाली दल के एक धड़े और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने ताकतवर होंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, कितने वोट मिलेंगे, इन सब बातों पर आप बहस कर सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन एक बात आप निर्विवाद रूप से कह सकते हैं बिना किसी आंकड़े के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलने वाला हर वोट कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, कांग्रेस का वोट कम करने वाला होगा। तो एक ये मॉडल जो है कि कांग्रेस से कोई एक बड़ा नेता निकले, वो एक अलायंस बनाए जिस अलायंस में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो। और देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी दोनों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो है वो प्याला बिल्कुल खाली है और भारतीय जनता पार्टी का कभी भरा नहीं। तो दोनों के लिए जो है ये प्रयोग जो है जितना भी फ़ायदा पहुंचाए, कम हो ज़्यादा हो, वो फ़ायदा ही है, नुकसान उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। लेकिन आज मैं बात पंजाब की नहीं कर रहा हूँ, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह की कर रहा हूँ। केवल संदर्भ दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है। अब सवाल ये है कि दो राज्य हैं उत्तर भारत में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी। उनमें एक है पंजाब और दूसरा है जम्मू कश्मीर। मुझे और किसी राज्य का नाम नहीं याद आ रहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनी हो। अभी भले ना हो, लेकिन सत्ता में न रही हो। तो पंजाब के बाद क्या दूसरा उदाहरण, क्या दूसरा प्रोजेक्ट बीजेपी का जम्मू कश्मीर होगा? और इसी के साथ सवाल है, क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद उन 23 नेताओं में हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कुछ महीने पहले कि कांग्रेस में परिवर्तन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, संगठन का चुनाव होना चाहिए और तमाम इस तरह की बातें लिखी थी जो किसी संगठन में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था। उसके बाद से आप देखिए क्या क्या हुआ है। उसके बाद से पहले उनको राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। मतलब हटाने का संकेत इस तरह से दिया गया कि उनको राज्यसभा में फिर से नहीं भेजने का फैसला हो गया। तो राज्यसभा में होंगे ही नहीं तो फिर विपक्ष के नेता कैसे बनेंगे? फिर दूसरा काम हुआ, उनको महासचिव पद से हटा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले उनसे जुड़े, गुलाम नबी आज़ाद से जुड़े जम्मू कश्मीर के 20 नेताओं ने मांग की प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की। प्रदेश अध्यक्ष जो है घोषित रूप से गुलाम नबी आज़ाद विरोधी है। उसके बाद पार्टी ने ये फैसला किया, उस पर कोई सुनवाई हो, बातचीत हो, कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हुआ ये कि गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति से बाहर कर दिया गया।
तो अभी एक इंटरव्यू एक चैनल को दिया गुलाम नबी आज़ाद ने उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई कांग्रेस में हालत ये हो गई है कि अगर गांधी परिवार के लोगों से को अगर आप नहीं कह दें तो आप पार्टी में नोबडी हो जाते हैं, फिर आपकी कोई हैसियत नहीं बचती है। फिर उन्होंने कहा कि वो कोई अलग पार्टी बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी आप नहीं कह सकते कि अगले पल क्या होगा। तो उन्होंने संभावना का द्वार खुला रखा, और इसलिए कह रहा हूँ संभावना का द्वार कि आप देखिए कई चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, यानी 16 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में 10 जनसभाएं की हैं। उनमें ठीक ठाक भीड़ आई है, और उसके बाद जो है उन्होंने एक अंदाज़ा लिया है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, अगर वो निकलते हैं उनके साथ कितने लोग हैं ये उनको मालूम है, और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी मालूम है कि वो गांधी परिवार से दूर जा चुके हैं, उनकी गिनती असंतुष्टों में है। तो इसलिए जो लोग उनकी जनसभाओं में आए, उसके काम में लगे, जाहिर है कि वो उनके साथ आगे भी चलने के लिए तैयार हैं। हो सकता है 100% उनमें से ना हो, कुछ कम हो जाए, लेकिन उनको एक अंदाज़ा होगा कि कितने लोग आ सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद 3 साल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2005 से 2008 के बीच में। इस नाते जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। उसका जम्मू का जो जनाधार था, हिंदू जनाधार, वो पूरा बीजेपी ले जा चुकी है। तो कांग्रेस के पास जम्मू में बचा खुचा थोड़ा बहुत जो कुछ है, उसके अलावा वैली में छिटपुट जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहां उसका आधार बचा हुआ है। तो क्या ऐसा संभव है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से निकले, एक क्षेत्रीय दल बनाएं, और उसके बाद उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी, एक नई पार्टी जो बनी है जम्मू कश्मीर में, हालांकि जैसी उम्मीद थी कि वो आगे बढ़ेगी और अपना जनाधार बढ़ाएगी, उस मायने में जो है उसको कामयाबी मिली नहीं है। भाजपा की नज़र उसी पर थी। भाजपा को उम्मीद थी कि अपनी पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है उसमें ये नज़र आ रहा है साफ साफ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार सबसे बड़ा है। उमर अब्दुल्ला की भी जनसभाएं हो रही हैं, उसमें अच्छी खासी बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि केंद्र में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। ये तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो यूनियन टेरिटरी रहते हुए ही होगा। विधानसभा चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति पर निर्भर करेगा कि दिया जाएगा, या दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा। ये तो केंद्र सरकार ने वादा किया है, लेकिन कब इसका वादा नहीं किया है। वहाँ इस समय डिलिमिटेशन का परिसीमन का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि विधानसभा चुनाव कब कराए जाएंगे। अब आप गुलाम नबी आज़ाद को देखिए, फरवरी में इस साल संसद में जब उनकी विदाई हो रही थी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री का भाषण आपको याद होगा। प्रधानमंत्री सदन में रो पड़े थे, बहुत प्रशंसा की थी उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, और आखिरी बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो क्या इस खुले दरवाजे से गुलाम नबी प्रवेश करेंगे? इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन बहुत दूर की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद इस मामले में कोई स्पष्टता आएगी। उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपनी ताकत का आकलन कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का आकलन कर रही है कि क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। घाटी में जो भी मिलता है, हालांकि बीजेपी भी जो है अनुच्छेद 370 और 35 से के हटने के बाद से लगातार घाटी में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें उसको कामयाबी मिलेगी ऐसा लगता नहीं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद अगर पार्टी बनाते हैं और उससे अलायंस होता है तो इस गठबंधन की संभावना पहले की तुलना में बढ़ सकती है। कितनी बढ़ेगी? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात देने में कामयाब होगी? मुझे तो अभी नहीं लगता, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। दूसरी बात, आप गुलाम नबी आज़ाद के भाषणों पर ध्यान दीजिए, उनके वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए।
वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। वो सवाल उठाते हैं रोजगार के, विकास के कामों के, लेकिन इन तीन में से किसी नेता के खिलाफ वो कोई बात नहीं कहते। दूसरी बात, 370 अनुच्छेद 370 और 35 से, जिसके लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार दबाव डाल रहे हैं, बात कह रहे हैं कि ये फिर से जो है बहाल होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। तो ये लाइन जो है वो बीजेपी को सूट करती है। तो गुलाम नबी आज़ाद जो है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, ये दोनों पार्टियों पर निर्भर करता है कि उनका असेसमेंट क्या कहता है कि इससे फ़ायदा होगा तो कितना, क्या ये रिस्क लिया जाए। गुलाम नबी आज़ाद को भी सोचना होगा। उनकी उम्र 72 साल है, लेकिन उनको वो देख रहे होंगे कि बगल में जो है कैप्टन साहब 80 साल के होने जा रहे हैं, तब भी मैदान में डटे हुए हैं। तो इसलिए जो है इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरह के राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने, बीजेपी ने तोड़ लिया कांग्रेस से, और मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ बहुत मजबूत है कांग्रेस, वहाँ दिनों दिन लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अब उसके पास दूसरी पीढ़ी का कोई कद्दावर नेता बचा नहीं। बीजेपी ने यही काम करने की कोशिश की राजस्थान में सचिन पायलट के जरिए, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया। सचिन पायलट अपनी वो ताकत नहीं दिखा पाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई। उनके एमएलए उनके साथ नहीं रह पाए पूरे, जितने उनको उम्मीद थी। तो इसलिए वो बीजेपी का प्रयोग एक तरह से नाकाम हो गया, वो नहीं चल सका। अगली संभावना में मैंने एक बार पहले भी 3 राज्यों का जिक्र किया था, फिर से कर रहा हूँ। अगली संभावना महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, खासतौर से महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र में अभी जो 2 सीटों के विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, अकोला और नागपुर के, उनमें अघाड़ी के उम्मीदवारों, मतलब तीनों पार्टियों का जो मोर्चा था, उनके उम्मीदवारों को बीजेपी हराने में कामयाब हुई है। यानी 3 पार्टियां एक तरफ और बीजेपी अकेले, तब भी बीजेपी जीत गई है। ये मैसेज जो है कांग्रेस में बड़ी तेज़ी से गया है। कांग्रेस के विधायकों में उनको समझ में आ रहा है कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है। तो इसलिए कांग्रेस जो है में फूट की महाराष्ट्र में आशंका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरा झारखंड है। झारखंड में कांग्रेस में वैसे ही फूट है, किसी भी समय टूट सकती है पार्टी। बीजेपी ही रुचि नहीं ले रही है अभी, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है, किस समय का इंतज़ार है। लेकिन इतनी बात तय है कि बीजेपी अगर तय कर ले कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी को तोड़ना है, विधायक दल की बात कर रहा हूँ, तोड़ना है, तो वो उसके लिए असंभव नहीं है। परिस्थितियाँ एकदम तैयार हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति उसी तरह की है। ये कन्हैया कुमार और इन लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के वोट में मुझे नहीं लगता कि 500 वोट भी जोड़ पाएंगे। कन्हैया कुमार को बड़े फैनफेयर के साथ कांग्रेस में शामिल कराया गया। उसके बाद बिहार में आपको कहीं उनका नाम सुनने को नहीं मिला। बाई इलेक्शन में ज़रूर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ सबको पता है। तो इसलिए इस तरह से अलग अलग राज्यों में बीजेपी की ये जो रणनीति है, मुझे लगता है कि उसको सूट करता है। जहां उसका जनाधार नहीं के बराबर है, वहां वो कोशिश करेगी कि किसी तरह से कांग्रेस से कोई बड़ा नेता निकले, अलग पार्टी बनाए, अलायंस हो। अब इस तरह के राज्यों में आंध्र प्रदेश आता है, इस तरह के राज्यों में केरल है। केरल में बड़ी सरफुटबल है कांग्रेस में। जिस तरह से राहुल गांधी ने विधायक दल का नेता और अध्यक्ष बदला, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद से वहाँ भारी असंतोष है। तो वो एक पोटेंशियल स्टेट है जहाँ से लोग निकलकर या तो बीजेपी में सीधे आ सकते हैं या अलग पार्टी भी बना सकते हैं। तो ऐसे कई राज्य हैं जहाँ इस तरह की संभावना भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। अब वो कितनी कामयाब होगी नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।